Hi everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about inert pair effect. So inert pair effect is basically shown by p block elements, and specifically if we talk about p block elements, it is shown by group 13, 14 and 15. So it is basically shown by p block elements ऑफ ग्रुप 13 जिसे हम लोग बोरोन फैमिली कहते हैं, ग्रुप 14 विच इज कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 विच इज नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली is also called as nicogens. Okay, so according to inert pair effect, as we go down the group, the stability of lower oxidation state increases. Okay, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. Now to talk more on this, let us take an example of group 13 which is boron family. So if we talk about boron family, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP1. तो ये क्या कर सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे है ना P का, या तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दें. तो द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज पॉसिबल इन दिस केस इज +1 and +3. और इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, इनर्ट पेयर इफेक्ट वी कैन सी नॉट. एंड अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है. तो अगर मैं थैलियम के लिए बात करूँ तो Thallium +1 is more stable than Thallium +3. Also, if I talk about boron on aluminium, जो कि ऊपर हैं, तो उनके लिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है. तो इनके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल. तो एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. एज इफ वी आर अबव इन द ग्रुप, then higher oxidation state is more stable. तो ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं, नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, जितना ऊपर रहेंगे उतना ज़्यादा ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो. अंडरस्टूड? अब ऐसा क्यों होता है ये समझ लेते हैं. तो फॉर दिस लेट मी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एंड एवरी element. So this is 2s2 2p1, this is 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1. अगर हम लोग इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो वी नो दिस इज 5, 8 जोड़े 13, 18 जोड़े 31, 18 जोड़े 49, 32 जोड़े 81. तो these are the atomic numbers. Now if we talk about thallium, तो thallium से पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है, तो we see it is xenon. तो xenon is 54. So if we talk about thallium, तो thallium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, Xz, देन 6s2 6p1 तो आ रहा है, पर आपको ये भी पता होगा इसके अलावा कुछ d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, कुछ f ऑर्बिटल में भी जाता है. तो यहाँ पे जाता है 5d10 4f14. तो ये रहे 54, और ये आप काउंट कर लो कितने हैं, 24 और 3 27, टोटल इट इज 81.
है ना। जब हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था तो बस 6s2 6p1 लिखा था, पर उसके अलावा क्या आप देख पा रहे हो 5d10 में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4f में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट इन द अदर केसेस, इन सब में f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि f ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। गैप जो होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 32 का, जो कि यहाँ पर है ना। या तो मैं इसको ऐसा बोल दूँ कि यहाँ पे 4f ऑर्बिटल यहाँ से ही चालू होती है ना, इस पीरियड से ही चालू होती है। तो अंटिल इंडियम देयर वाज नो 4f ऑर्बिटल, बट फ्रॉम थैलियम 4f ऑर्बिटल हैज कम, एंड ड्यू टू 4f ऑर्बिटल कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं हम। अब क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं? तो आई एम टॉकिंग अबाउट शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर मैं चारों ऑर्बिटल्स की बात करूं SPDF, तो आप गेस कर सकते हैं सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किस में होगा? तो यस, सबसे अच्छी शील्ड जो होती है वो S ऑर्बिटल की होती है ना। स्पेरिकल शील्ड इज ऑलवेज अ बेटर शील्ड। हर जगह से शील्ड कर पा रहे हैं ना। अगर हम लोगों को एक शील्ड बनानी होगी अपने अराउंड, तो क्या स्पेरिकल बनाएंगे ताकि हर जगह से शील्ड हो सके। तो S ऑर्बिटल इज द बेस्ट शील्ड। On the other hand, if we talk about f orbital, तो f orbital is poorest shield, है ना। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो f orbital है वो लोग f orbital poor shielding शो करती है। तो poor shielding शो करने से होगा क्या? मतलब शील्ड अगर होती तो शील्ड का काम क्या होता है? किसी चीज को रोकना, है ना। अगर ये गंदी शील्ड है, अगर ये पुअर शील्ड है, तो अपना काम ढंग से नहीं कर रही। तो अब समझ लेते हैं क्या काम ढंग से नहीं कर रही। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसके अबाउट हमने ऑर्बिटल्स बोल लो, ऑर्बिट्स बोल लो, सब बना के रखे। नाउ एज वी सी, दिस इज 6s, दिस इज 6p। तो 6s में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जैसे कि हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6p में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कहीं 4f ऑर्बिटल थी, तो ये 4f ऑर्बिटल क्या है? पुअर शील्ड। शील्ड अगर अच्छी होती, शील्ड का काम क्या होता है? शील्डिंग करना। मतलब यहाँ पे एक अच्छी शील्ड हो जाती तो ये लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। पर अब क्या हो गया? ये पुअर शील्ड है। पुअर शील्ड है मतलब ऐसा सोच लो इसमें थोड़े छोटे छेद हो, है ना। या बहुत अच्छी शील्ड नहीं। अगर ये बहुत अच्छी शील्ड नहीं है तो न्यूक्लियस क्या कर सकता है? 6s के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, ठीक है। तो ड्यू टू पुअर शील्ड हम कहते हैं कि Z इफेक्टिव बढ़ गया। व्हाट इज Z इफेक्टिव? Z इफेक्टिव बेसिकली मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, कौन से इलेक्ट्रॉन के बीच में? 6s के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो 6s का जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, है ना। जो यहाँ पे था उसकी जगह थोड़ा सा पास आ जाएगा। और क्योंकि अब ये इसके पास आ गया है तो न्यूक्लियस इसको दूर जाने नहीं देगा अपने से, कभी ये इसको आयनाइज नहीं करने देगा, है ना। तो थैलियम के केस में बात करें तो अगर आप थोड़ी एनर्जी दोगे तो आप इस इलेक्ट्रॉन को 6p के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, पर 6s के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड दिस हैज हैपेंड ड्यू टू द हाई Z इफेक्टिव वैल्यू। तो बेसिकली ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 6s ऑर्बिटल act as an inert pair। अब पेयर का मतलब आपको पता है, जोड़ी है ना। बेसिकली पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इनर्ट की बात करें मतलब इट इज बिकमिंग अनरिएक्टिव। ऑब्वियसली अनरिएक्टिव क्यों? क्योंकि वो जा ही नहीं रहे बाहर, है ना, वो आयनाइज ही नहीं होना चाह रहे। तो उस केस में क्या हो जाता है? थैलियम जो है सिर्फ +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली एग्जिबिट करता है। +3 जो है उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो बहुत ज़्यादा एनर्जी देके हम कुछ भी कर सकते हैं,
तो +1 और +3 एग्जिस्ट तो दोनों ही करती है, पर +1 बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, राइट। तो व्हाट डू वी मीन बाय इनर्ट पेयर, दैट इज क्लियर कि द टू इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसको ऐसा कहा जाता है इनएबिलिटी, या मैं बोल दो रिलक्टेंस of these two electrons to participate in bonding is called as inert pair effect. ठीक है, एंड वाई इज दिस हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू टू रीजन्स, मतलब रीजन तो ऐसे एक ही है, पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स 4f, जिसके कारण क्या हो जाता है z इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है। अगेन रिपीटिंग दिस, z इफेक्टिव ज़्यादा होने से 6s पे अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, तो वो न्यूक्लियस की तरफ आ जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत मेहनत लगती है। आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी। तो जो तीनों ग्रुप्स हैं उनमें एक बार देख लेते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरॉन में हम देखते हैं कि +3 ही मिलती है जनरली, एल्यूमिनियम में भी +3 मिलती है, पर गैलियम में +1 और +3 दोनों ही मिलती है। इंडियम में भी +1 +3 दोनों मिलती है, थैलियम में भी +1 +3 दोनों मिलती है। पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे तो +3 स्टेबल थे, इन वाले में +3 ज़्यादा स्टेबल है और इस पे +1 ज़्यादा स्टेबल, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग ग्रुप 14 की बात करें, ये था ग्रुप 13, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 14। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो सबसे पहले इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इट इज़ NS2 Np2। तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 4 निकलेंगे। तो ऊपर वाले में क्या स्टेबल होगा, +4। अब जैसा कि अभी डिस्कस किया यहाँ पर +2 और +4 दोनों दिखाएंगे। स्टेबिलिटी वाइज बात करें तो यहाँ पे तो +4 ही स्टेबल है, इनमें भी +4 स्टेबल है, इसमें +2 स्टेबल। क्लियर। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें NS2 Np3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, +5 हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स +3 हो सकता है। तो अगेन यहाँ पर जनरली +5 +5, यहाँ पे +3 +5 +3 +5 +3 +5। स्टेबिलिटी की बात करें तो हमेशा +5 ज़्यादा स्टेबल है, बट बिस्मुथ में +3 ज़्यादा स्टेबल। तो दीज आर बेसिक कंक्लूजन्स ऑफ इनर्ट पेयर। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड है, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, या सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्पीशीज़, तो हमेशा कार्बन 4 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ऊपर रहेंगे तो +4 ज़्यादा स्टेबल है। तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसकी +4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये वहीं पे अगर मैं Sn+2 और Pb+2 की बात कर लूँ, या आप Ge भी लाना चाहो तो Ge+2, Sn+2 और Pb+2 की बात कर लें तो Pb+2 ज़्यादा स्टेबल हो, राइट, क्योंकि नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। बिस्मुथ की बात कर रहे हैं, एंटीमनी की बात कर रहे हैं, आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, तो आर्सेनिक +3, एंटीमनी +3, बिस्मुथ +3।
क्या +3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो ग्रुप 15 में लोअर, तो बिस्मथ इज मोर स्टेबल। ऑन द अदर हैंड मैं यहीं पे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ +5 की बात कर लेता तो आर्सेनिक +5 ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो आपसे इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाएंगे, है ना। बाकी छोटी मोटी बातें अपन ने कर ली हैं। Tl+1 और Tn+3 में से Tl+1 ज़्यादा है, स्टेबल है। Pb+2, Pb+4 में से Pb+2 ज़्यादा स्टेबल है। Bi+3, Bi+5 में से Bi+3 ज़्यादा स्टेबल है। गैलियम की बात करें तो +1 और +3 में से +3 ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तब डिफरेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे वो कहेगा कि स्टेबिलिटी बताओ, कौन ज़्यादा स्टेबल, SnCl2 PbCl2। तो ये भी इनडायरेक्टली इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही सवाल। आपको करना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। Sn और Pb ज़्यादा स्टेबल Pb+2, वो रहना चाहता है +2। यहीं पे मैं अगर SnCl4 और PbCl4 की बात कर लेता तो Sn ज़्यादा स्टेबल है +4 में, राइट। और किस टाइप के सवाल पूछ सकता है, वो कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे को SnCl4 दे रखा है और PbCl4 दे रखा है और पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम इन दोनों केसेस में बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही क्या है, +4 है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका काम क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना, राइट। तो इन दोनों में से कौन रिड्यूस होना चाहता है, Sn+4 या Pb+4? तो जवाब है Pb+4। Pb+4 जाना चाहता है Pb+2 में, किसी भी हाल में वो Pb+2 में जाना चाहता है। ये Sn+4 Sn+2 में जाने की उतनी जिद नहीं करता। तो क्योंकि वो इतनी जिद नहीं कर रहा है तो Pb+4 इसमें जाने की जिद कर रहा है, तो वो क्या करना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है खुद। अगर खुद रिड्यूस होना चाहता है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, राइट। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा तो कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PbCl। तो इस टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते, राइट। तो ये पूरी बात हुई इनर्ट पेयर इफेक्ट की। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हो कि सर वाई डिड वी ओनली टॉक अबाउट ग्रुप 13, 14 एंड 15, 16, 17, 18 भी तो होते हैं P ब्लॉक में, उनमें क्या दिक्कत है? तो अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट ही है, P इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, आप याद करिए शील्डिंग सबसे ज़्यादा किस केस में होती है, SpDF में सबसे ज़्यादा S में होती है, फिर P में होती है। तो वापस जब P में इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग बढ़ रही है ना। तो वहाँ पर जो चीज़ थी, यहाँ पे मैं बोल दूँ कि शील्डिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रहा है, तो जो भी Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था पहले ड्यू टू पुअर शील्डिंग, उसको ये वापस कंपनसेट कर दे, है ना। इस केस में Z इफेक्टिव उतना हाई नहीं होता, और Z इफेक्टिव ही हाई नहीं होगा तो न्यूक्लियस की तरफ नहीं आएगा, न्यूक्लियस की तरफ नहीं आएगा तो फिर जो S इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट पेयर की तरह बिहेव नहीं करेगा। अंडरस्टूड? So this was all about inert pair effect. In the next video we will be discussing about important compounds of boron. Right? So stay tuned.